Hello, dear students. As per your demand, I am ready for rotational motion, center of mass. लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि बस हमें तो बेसिक ही नहीं आता है। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले सबसे पहला टर्म जो हमको जानना है वो है हमारा रिजिड बॉडी। क्या होती है भाई रिजिड बॉडी? देखो, वैसे तो नेचर में आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग रिजिड बॉडी मान लें कि हर बॉडी में या कोई बॉडी हमारी रिजिड है तो हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वो चैप्टर ही ना रहेगा। हर बॉडी विद इन सर्टेन लिमिट्स रिजिड मानी जाती है। तो क्या है उसकी पैरामीटर जिससे हम किसी बॉडी को रिजिड माने? तो रिजिड मानने के लिए क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम किसी बॉडी पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाने के बाद में भी उसके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। जैसे स्पंज है, स्पंज पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया, चेंज हो गया। अब अगर पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो भाई रिजिड बॉडी नहीं है। और जैसे कि ये हमारा, इस पे हम लोग क्या करते हैं, कितना भी फोर्स लगा लें लेकिन क्या होगा, इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसके अंदर जनरेट होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद में भी अगर बॉडी के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग, ऐसी बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो बच्चा लोग याद रहेगा रिजिड बॉडी क्या होती है। जब भी इस चैप्टर में सबसे पहली लाइन में और सबसे पहले पैरा में आप वर्ड पढ़ेंगे तो आपको रिजिड बॉडी पढ़ने को मिलेगा। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज ना हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर भी उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज ना हो। अगर ऐसा होता है तो उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। वाटर रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। वाटर जब लिक्विड स्टेट में है तब रिजिड बॉडी नहीं है, स्पंज रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन आपके सामने जो पेन दिख रहा है ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि इसमें क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस दिखाने पर, इसमें फोर्स लगाने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर भी इसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही नहीं हो रही। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी रिजिड बॉडी है। क्लियर हो गया रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के बारे में एक बात हमने जो पहले ही फैक्ट में बताई थी कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड हो ही नहीं सकती। आइडियल रिजिड बॉडी का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं तो आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं हो सकती है, सर्टेन लिमिट्स के अंदर ही वो रिजिड बॉडी होगी। तो रिजिड बॉडी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब रिजिड बॉडी पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं, अब देखने से पहले सोचते हैं जरा, अगर हमें इस पेन को अगर बैलेंस करना है फिंगर्स पे, इस तरीके से आप लोग देख सकते होंगे, कैमरे में आ रहा होगा, तो ये मिड में लेने पर तो ये बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम शिफ्ट करते हैं इधर तो अब ये बैलेंस नहीं होगा बल्कि ये नीचे की तरफ गिर पड़ेगा। क्या हो रहा है ऐसा, मतलब क्यों बीच में लगाने पर ये बैलेंस है और किनारे लगाने पर ये बैलेंस नहीं है? क्या रीजन है इसकी वजह से? तो इसके लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इट्स ओनली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक वर्चुअल फेनोमेना है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये एक वर्चुअल फेनोमेना, वर्ड हमने थोड़ा सा गलत बोला है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली है, उसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन एग्जिस्ट करता है मैथमेटिकली। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? अ पॉइंट विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। लिसन केयरफुली एंड listen carefully and join with my words that a body is a center of mass is a point within the body or outside it where whole mass of the body is supposed to be concentrated। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास सपोज किया जाता है कि वो वहां पर कंसंट्रेट करता है।
ऐसा है नहीं कि वहां पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर बाकी पार्टिकल्स के अंदर वो मासलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली हम लोग मानते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरा का पूरा मास वहां पर कंसंट्रेट कर रहा है। अच्छा, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि इस रिंग की बात करें तो इस रिंग में हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है? इस रिंग में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कैसा है? हमारे रिंग में सेंटर ऑफ मास वहां पर है जहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ही सेंटर ऑफ मास हो सकता है, बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। अब जैसे कि अभी इस पेन को हम तुम्हें दिखा रहे थे, तो इस पेन को देखते हैं अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे रखा है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। अब सोचो अगर कोई बच्चा आए और एक तरफ से धागा लपेटना चालू करे तो क्या होगा? एक तरफ मास बढ़ जाएगा, और जिधर मास बढ़ेगा हमारा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। याद रखना, अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल्स होने में सेंटर ऑफ मास किसके पास लाई करता है? जो हैवियर पार्टिकल होता है उसके पास लाई करता है। अगर तुमसे कहा जाए कि अगर हम अपनी पेंसिल छीलते हैं, पेंसिल को हम ऐसे करके शार्प कर रहे हैं, पेंसिल को शार्प करने से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो रहा है? उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेट से अवे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेट से अवे की तरफ उसका शिफ्ट होगा अगर हम उसको छीलते चले जाएंगे। और अगर कोई हमसे कहे कि नहीं, हमने तो अब नीचे शार्पनर लगा दिया, अब बता सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो अब शार्पनर की तरफ सेंटर ऑफ मास उसका शिफ्ट कर गया। मतलब जिधर पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिधर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा। अब सेंटर ऑफ मास में हम लोग कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ मास में क्या है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास दो पार्टिकल है, M1 M2, और इनकी पोजीशन ओरिजिन की रिस्पेक्ट में x1 एंड x2। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास जो x होगा वो होगा M1 x1 प्लस M2 x2, M1 प्लस M2। और ज्यादातर बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, उनको 10th का सेक्शन फार्मूला याद रहता है और फिर वो x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कर देते हैं। आपको यहां पर ये नहीं करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का फार्मूला सेक्शन फार्मूला नहीं है। क्या करना है? x इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक तीसरा पार्टिकल भी है। मान लो हमारी बॉडी भाई तीन पार्टिकल से मिलकर बनी है, हमारे पास x1 है, x2 है और x3 उनकी पोजीशन है। अब हमारा सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? अब हमारे तीन पार्टिकल के हिसाब से हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अब इस तरीके से लाई करेगा। अगर हम लोग देखें कि हमारा सेंटर ऑफ मास एक फोर्थ बॉडी भी है M4, जिसकी पोजीशन है x4, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? M4, और यहां पर सॉरी M4 x4 अपॉन M4। ओके, इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी n पार्टिकल से मिलकर बनी है तो n पार्टिकल से मिलने से क्या होगा? प्लस डॉट 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 प्लस mn xn, और नीचे यहां पर डॉट डॉट प्लस mn। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास अपना निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं उसको कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास ओके। तो सेंटर ऑफ मास का ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास में, अगर ये तो लीनियर बॉडी थी, अगर हम सोचें हमारी बॉडी टू डायमेंशनल है, यानी कि एक्स के साथ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। अब जबकि एक्स के साथ वाई कोऑर्डिनेट होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे? वाई इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? वाई इक्वल्स टू वहां पर हो जाना चाहिए, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस M4 y4 प्लस Mn xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn। ठीक है, यहां पर y था, सॉरी x नहीं था।
इसी तरीके से अगर हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी है तो 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या होगा, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 ऐसे आगे प्लस mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। तो 1 डायमेंशन लो, 2 डायमेंशन लो, 3 डायमेंशन लो, यानी कि अगर आपको एक बॉडी दी गई है, पार्टिकल्स दिए गए, मास दिया गया और तुमसे कहा जाए ओरिजिन की रिस्पेक्ट में वो यहाँ लाई करती है, तो उसके सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे। अगर उन्होंने एक्स पोजीशन सिर्फ दी है तो एक्स के हिसाब से निकाल लो। उन्होंने 2 डायमेंशनल कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, उसको हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकाल देंगे। अगर 3 डायमेंशन होगी तो एक्स वाई जेड करके निकाल देंगे। फॉर्मूला सिंपल सा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सम का मतलब जानते हैं ना, इंटीग्रेशन। सम का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। और नीचे इन सबके मास का मतलब क्या है, कैपिटल एम। क्या है, कैपिटल एम। और यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, एक्स डीएम। ये फॉर्मूला इनका जो बॉडीज हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं, जो बॉडीज अगर हम लोग इसमें सिर्फ एक छोटे से पार्ट के लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखते हैं, अगर इंटीग्रल पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक्स का फॉर्मूला ये देख सकते हैं। वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई का फॉर्मूला 1/m वाई डी एम। ऐसे जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/m जेड डी एम। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होने की वजह से इसको आप निकाल के खोद के नहीं देख सकते हैं, इसको आप मैथमेटिकली ही देखेंगे। मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हमारे पास एक टेबल है, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन क्लास 11 में पूछा जाएगा और क्लास 11 में उसमें सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होगा, उस सेंटर ऑफ मास में आपसे पूछा जाएगा कि इन अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो अलग अलग बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास, ये आपकी टेबल जो है वो आपको अच्छे से देखनी है। ये आपकी टेबल है कि यूनिफॉर्म रॉड होगी। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या है, इस रॉड में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पर उसका मास सेम है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो रॉड है एक तरफ मोटी है एक तरफ पतली है। अगर कोई ऐसी रॉड होती जो एक तरफ मोटी एक तरफ पतली होगी तो क्या होगा, मिड पॉइंट की तरफ नहीं होगा, बल्कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके जो मोटे वाले पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और वैसे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहां लाई करेगा, मिड पॉइंट पर लाई करेगा। रिंग में कहां होगा, सेंटर ऑफ द रिंग। जो अभी हमने बताया था सेंटर ऑफ रिंग का मतलब जहां पर हमारा कोई भी पार्टिकल नहीं है वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। सर्कुलर डिस्क, डिस्क क्या होती है, डिस्क आप लोग जानते हैं एक प्लेट टाइप में, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन, उसके डायमीटर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, मतलब उसके सेंटर पे। उसके बाद उसका प्लेन लैमिना ऑफ शेप ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, इन सब का अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर के पर होता है। जैसे कि पैरेललोग्राम है, चाहे तुम्हारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियंस पे, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, पैरेललोग्राम में, क्यूब में, इन सब में इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स देखे जाते हैं। उसके बाद में स्फीयर में भी सिलेंडर, और स्फीयर में सेंटर, और सिलेंडर में क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। कौन सी एक्सिस, अब आपके सामने देखिए ये डायग्राम हम लोग ध्यान से यहां पर देखेंगे। सिलेंडर को अगर हम लोग देते हैं, सिलेंडर में उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, सिलेंडर में अगर हमें उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सिलेंडर में उसका सेंटर ऑफ मास
यहां देखते हैं तो सेंटर ऑफ मास के लिए देखिए आप में ये यहां पर ये इसका बेस का डायमीटर है, ये इसका अपर सर्कल का डायमीटर है, और इनके जो मिड सेंटर्स हैं उनको मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और इस एक्सिस ऑफ द सिलेंडर का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब किसी वजह से कोई क्या करे, इसके बेस पे बहुत सारा मास लगा दे, धागा वागा लपेट दे या कोई और चीज रख दे, तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बच्चे तुमसे पूछा जाए कि इस सिलेंडर पे हमने एक ढक्कन रख दिया है, अब जो सिस्टम है हमारा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट करता रहेगा। ओके, अब जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो कोन का सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कोन है। तो इस कोन में क्या होगा, ये कोन का बेस है और ये कोन की एक्सिस है। तो हाइट का जो 1/4 पोजीशन होता है, तो नीचे से 1/4 पोजीशन पे वर्टेक्स, इसको अपेक्स बोलते हैं, ये क्या है हमारा अपेक्स। तो कई बुक्स में लिखा होता अपेक्स से 3/4, या हम लोग कहते हैं कि इसके बेस के सेंटर से 3/4 की हाइट पर 3/4h, और यहां पर क्या है h/4, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। आपने समझा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था एक्सिस क्या है, तो एक्सिस के लिए हमने क्या किया, जो अपर सर्किल लोअर सर्किल था उसके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी, उस लाइन को हम लोग जब मिलाएंगे तो लाइन को मिलाने पर क्या होगा, लाइन को मिलाने पर यहां पर सेंटर पे मिलाने वाली जो लाइन है उसको एक्सिस कहेंगे। एक्सिस के मिड पॉइंट पर आपका सेंटर ऑफ मास सीएम लाई करेंगे, यहां सीएम बैठे हैं इसके। और इसमें क्या होगा, इसमें वर्टेक्स से 3/4 पोजीशन या बेस के सेंटर से h/4 पोजीशन पे यहां पर इसमें 3h/4 ऊपर से होगा, नीचे से होगा h/4। ठीक है, नीचे से h/4 और ऊपर से क्या होगा 3h/4। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, एंड हम इसको फिर से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये देखें, ये आपका अपेक्स है, तो अपेक्स से कहां पे होगा, अपेक्स से 3/4h, और बेस से कहां पे होगा h/4। यहां पर सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास अलग अलग बॉडीज के आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप 11th क्लास में हैं तो 100%, अगर ये चैप्टर आपका सिलेबस में है तो 100% इस टेबल से आपका एक क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। इसको आप नोट करके रख लें कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा मोशन के बारे में बात करते हैं। तो मोशन में एक हमारी होती है ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है तो भाई ट्रांसलेशनल तो पहले जान लें, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में जानेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है कि उसके सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है तो उसके सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम है, टाइम की रिस्पेक्ट में उनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसमें आपस में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, आपस में जो भी वेलोसिटी सबकी सेम है। इमेजिन करिए आप लोग डेली स्कूल बस से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो स्कूल बस पे देखें, अगर आप लोग अपने डिसिप्लिन होके जो कि नहीं बैठते हैं, अगर आप अपने बस में बैठे हैं और जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जो लास्ट सीट पर बैठे हुए बच्चे की स्पीड होगी वही फ्रंट सीट पर बैठे हुए बच्चे की स्पीड होगी, वही ड्राइवर की स्पीड होगी, वही आपके कंडक्टर की सीट होगी, और बाकी सारे बच्चे जितने भी बस में बैठे हैं सबकी स्पीड वही है जो बस की स्पीड है। तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन अब रोटेशनल मोशन में ऐसा क्या डिफरेंस है, तो रोटेशनल मोशन में आप एक चीज का ध्यान दें कि अब हम लोग यहां पर एक बॉडी लेते हैं और ये हमारे पास में एक, सपोज करो कि एक एक्सिस है, और इस बॉडी पे हमारे पास दो सर्किल्स हैं,
यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया P और यहां पर एक पॉइंट ले लिया Q। अब सपोज करो ये सर्किल, ये बॉडी अगर हमारी सर्कुलर ऐसे करके घूम रही, पंखा घूम रहा है ऐसे करके घूम रहा है, अभी रोटेशनल की बात ही नहीं चल रही, अभी हम सोच रहे हैं बस, हाँ बस ऐसे घूम रहा है, तो Q भी घूम रहा है भाई, P भी घूम रहा है, टाइम इंटरवल तो दोनों का सेम है। तो अगर टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, पहले की रेडियस हमने ले ली R1 और दूसरे की रेडियस हमने ले ली R2, तो T की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या होगी, 2 पाई R1 अपॉन V1, और फिर दोबारा दूसरे पार्टिकल की रिस्पेक्ट में 2 पाई R2 अपॉन V2। क्लियर है कि 2 पाई R1 अपॉन V1 इक्वल्स टू 2 पाई R2 अपॉन V2, मीन्स V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। अब जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या आपके R1 R2 इक्वल है? नहीं। तो क्या आपके V2 V1 इक्वल होंगे? नहीं। यानी कि बॉडी तो एक ही है, पर बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग है। बॉडी एक घूम रही है, लेकिन बॉडी में जो अंदर पार्टिकल्स हैं, जैसे अभी हमने बस का एग्जांपल दिया था, तो बस में क्या था, बैठे हुए जितने भी बच्चे थे उन सबकी वेलोसिटी, बच्चों को उसमें पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं, तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम थी। बट इस केस में क्या हुआ, आप सपोज करो एक बच्चा यहां पर बैठा है, एक बच्चा यहां पे बैठा है, और दोनों अब किसी झूले में ऐसे करके गोल गोल जा रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर दोनों के पाथ की रेडियस सेम नहीं है तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम नहीं है। अब अगर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं सकती, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस की रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहे हैं, तो ये मोशन रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन है, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सिस की रिस्पेक्ट में है, और बॉडी के जो अलग अलग पार्टिकल्स थे उन सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो सबकी वेरी करे। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी में जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो कैसी है, वो सबकी वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर हम आपको देना चालू करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में एक एनालॉग बनाते हैं। ठीक है, अब एनालॉग बनाने में क्या होगा, हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे भाई, अभी तक वेलोसिटी को हम v कहते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u कहते थे। ठीक है, अभी तक हम लोग फोर्स, जो हमारा एक्सेलरेशन था वो a था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो s था, हमारा जो फोर्स था वो f था, हमारे पास जो मोमेंटम था वो p था, हमारे पास जो मास था वो m था, जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी थी वो k थी। अब हम लोग जब रोटेशनल की बात करेंगे तो रोटेशनल में सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जो वेलोसिटी थी उसका नाम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी थी उसका नाम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो v जो था वो हमारा क्या लिखा जाने लगेगा, ओमेगा, जो u था वो ओमेगा नॉट, a की जगह पर अल्फा, s की जगह पर थीटा, f की जगह पर क्या हो जाएगा, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है, वही काम, जो काम हमारा लीनियर मोशन में फोर्स का है वही काम हमारा रोटेशनल मोशन में किसका होगा, टार्क का। हम लोग टार्क पे आएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। जो काम आपका लीनियर मोशन में मोमेंटम का है वही काम आपका एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर जो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का है। जो काम आपका मास का है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जो काम आपका काइनेटिक एनर्जी का है वही काम आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है। ओके, अब देखो हम यहां पर से फॉर्मूले बनाते हैं, फॉर्मूलों में हम लोग देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग क्या लिखते थे, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला अब हम लोग लिखने लगेंगे यहां पे, जो हमारा v इक्वल्स टू u प्लस एटी था वो हमारा अब क्या हो गया, वो फॉर्मूला हमारा अब हो गया है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
पहले हमारा होता था S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब हो जाएगा S इक्वल थीटा इक्वल्स टू, अब हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब हमारा हो जाएगा अगर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि v की जगह पर हमें ओमेगा लिखना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s। अब बच्चों आपको लगेगा ये तो जनरल सी बात थी कि हमें इसमें बता देना चाहिए था, ये तो बहुत जल्दी हम निकाल लेते हैं, इसमें कोई। अब हम लोग कुछ आगे जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा? F इक्वल्स टू ma। आप लोगों को बताया होगा ना कई बार, अगर कस के कोई घूसा मारे तुम पर, फोर्स लगाए, कौन याद आएगा? माँ याद आएगी। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू ma हो जाएगा। तो इस तरीके से F का रोल जो है वो किसने ले लिया? टाउ ने। M का रोल किसने ले लिया? I ने। A का रोल किसने ले लिया? अल्फा ने। तो रोटेशनल मोशन में ये सब क्या हो गया? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा हो गया। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू एम बी। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। जो काम हमारा पहले हम लोग कहते थे, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम। इन द absence of external force momentum remains constant। ओके, यानी कि dp अपॉन, अगर हमारा जो f0 होगा तो p कांस्टेंट होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हमारा टाउ 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? l कांस्टेंट हो जाएगा। l इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो कई सारी चीजें हम लोगों ने आपस में यहां पर देखी हैं कि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा देखा, इन सबका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है अभी कि सेंटर ऑफ मास को हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो हवा में नहीं उड़ाना चाहेंगे इसको, और आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आपको यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कुछ बेसिक चीजों को अपने में याद रखना है। और ये वीडियो जब भी आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, चलाते चलाते एकदम से आप इंस्टाग्राम चलाने की आदत है आपको, और रात में आपको नींद नहीं आती है, तो आपको बता रहे हैं कि वीडियो आप पूरा सुनिए। रात में जब सोने जाइए तो रात में सोने से पहले थोड़ा सा कान के पास में थोड़ा सा लगा लीजिए इसको, और सोते थोड़ी सी स्पीड में चलने दीजिए वीडियो। दिमाग में जब तक ये बार बार चीजें जाएंगी आपको रिकॉल होता रहेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, ट्रांसलेशन मोशन क्या है। सेंटर ऑफ मास से एक नंबर का क्वेश्चन तो हमने बता दिया जो आपका क्लास 11 में आना ही आना है। उसके अलावा किस तरीके से हमने अपने एनालॉग्स को कन्वर्ट किया है, किस तरीके से हमने अपने फॉर्मूलों को कन्वर्ट किया है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। हर चीज का इसमें डेरिवेशन है, हर चीजों के यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, टार्क के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो टार्क जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टार्क की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होती है, लेकिन इसकी यूनिट जूल नहीं हो सकती। न्यूटन मीटर होती है, जूल नहीं हो सकती। वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर होती थी, लेकिन उसमें क्या करते थे, उसको हम लोग कहते थे न्यूटन मीटर कर लो चाहे जूल कह दो, बट टार्क में ऐसा नहीं करते हैं। आप सोचेंगे कि टार्क और वर्क की डायमेंशन सेम है। वर्क को न्यूटन मीटर भी कहते हैं, जूल भी कहते हैं। टार्क को हम लोग न्यूटन मीटर कह सकते हैं, बट जूल नहीं कह सकते। कुछ बुक्स में शायद दे दिया गया, बट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसको भी पता है, वरना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको यहां पर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।